नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज काशी में नेपाल के पीएम का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर सीएम नेपाल के पीएम को रिसीव करने जाएंगे। सीएम योगी नेपाल के पीएम के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2014 के बाद पहली बार किसी नेपाली पीएम का काशी दौरा है और इस दौरे के मद्देनजर रिसीव करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एयरपोर्ट जाएंगे। और आज दूसरा दिन है काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है दौरे का और वो आज नेपाल के प्रधानमंत्री आएंगे काशी, उनको घुमाएंगे और दिखाएंगे बदली हुई काशी, नई काशी को। उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट जाएंगे सीएम योगी। तो एयरपोर्ट पर सीएम योगी पीएम को रिसीव करने जाएंगे, नेपाल के प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाएंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष ओझा। संतोष ओझा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट जाएंगे, नेपाल के प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री का काशी दौरे के मायने क्या है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि एक बिगड़ते परिवेश में या ये कहा जाए कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में एक थोड़ी सी मिठास की गुंजाइश दिख रही है। 70 के दशक के बाद या ये कहा जाए कि एक लंबे दशक के बाद निश्चित तौर पे नेपाल भारत की ओर रुख किया है। अभी तक जो बीते सरकार रहे हैं नेपाल के, उसमें न केवल भारत विरोधी नारे लगे हैं बल्कि भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री का ये दौरा, चाहे वो दिल्ली हो या फिर बनारस हो, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर उन संबंधों को जीवित करेगा जो लगभग राख के गर्द में या फिर धुंध के गर्द में छिपी हुई नजर आ रही थी। समझा जा सकता है कि मायने की यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दूरगामी परिणाम होगा, फिर से रिश्तों में मिठास आएगी और सबसे बड़ी बात कि पड़ोसी देश का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें भी प्रगाढ़ता आने का संभावनाएं है। जी बिल्कुल, जो संबंध हैं वो और भी ज्यादा गहरे तो होंगे ही, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है नई काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी को दिखाने आज मुख्यमंत्री जो हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पर। देखिए, क्योंकि काशी में बहुत बदलाव हुआ है संतोष, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बाहरी लोग हैं वो देखना चाहते हैं इस नई काशी को। देखिए, यदि प्रधानमंत्री की बात करें, नेपाली प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पे बनारस हैं। इंडिया में है। सबसे पहले वो दिल्ली निकले, दिल्ली के बाद कल के कार्यक्रम के बाद आज बनारस पहुंच रहे हैं। 9 बजे ये बनारस पहुंचेंगे, जिनकी अगवानी प्रदेश के सीएम योगी करेंगे। 40 सदस्यीय टीम के साथ ही प्रधानमंत्री हैं। ये सीधे यहाँ से काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। काल भैरव मंदिर दर्शन पूजन करने के बाद जिस भव्य काशी की बात हो रही है, जिस नव काशी की बात हो रही है, वहां पे ये पहुंचेंगे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपना शीश नवाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद विश्वनाथ मंदिर से सटा हुई एरिया, घाट से सटा हुआ ललिता घाट एक जगह है जहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है। इस मंदिर की खासियत हम आपको बताते चले, ये मंदिर हूबहू काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह है और ये मंदिर आज भी नेपाल सरकार के खर्च पे चलता है। या ये कहा जाए कि ये नेपाल सरकार की संपत्ति है तो ज्यादा अच्छा होगा। समझा जा सकता है कि वहां पे पहुंचेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और यहाँ पे नवनिर्मित विधवाओं के लिए एक विधवा आश्रम का उद्घाटन करेंगे। जी संतोष, एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता तो इस बात की भी रही होगी नेपाली प्रधानमंत्री को कि भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कैसा है, वो भी देख लें। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस भारत को या ये कहा जाए कि जिस बनारस को देखने के लिए पूरा विश्व लालायित है, वो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री, नेपाली प्रधानमंत्री के भी दिल दिमाग में, जेहन में होगा। जैसा कि हमने पहले बताया, 40 सदस्यीय टीम है और सबके अपनी खासियत है, सबकी अपनी खास बातें हैं। इन खास बातों के साथ बनारस में पहुंचना, काशी विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाना और काशी की बढ़ती हुई सुविधाओं या ये कहा जाए कि बदलते हुए शहर से रूबरू होना अपने आप में एक बड़ा अनुभव और अच्छा अनुभव होगा इन लोगों के लिए। उससे भी बड़ी बात यदि देखी जाए, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुराने दिनों की बात की जाए तो ये वो मंदिर होता था जब वहां पहुंचने के लिए कंधे से कंधे टकराने पड़ते थे, भीड़ का आलम हुआ करता था, गलियों से गुजरना पड़ता था। लेकिन वो दौर बीते दिनों की बात हो गई है। अब नतीजा ये है कि एक चौड़े सड़क से और खूबसूरत जगहों से
गुजर के मंदिर के दरबार में पहुंचा पाता है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो प्रतिनिधि मंडल है वो एक नए अनुभव के साथ बनारस पहुंच रहे हैं और उससे भी ज्यादा अच्छा अनुभव लेके वो वापस जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है काशी के लिए भी कि दूर दराज से लोग आते हैं। काशी की खूबसूरती, काशी की परंपरा, काशी की संस्कृति। संतोष, एक बात तो ये भी है कि हमारे काशी की जो संस्कृति है, काशी का जो कल्चर है, उसको बहुत से लोगों ने विदेशों में भी अडॉप्ट किया है और उस संस्कृति, उस कल्चर को भी देखने नेपाली प्रधानमंत्री जो है आ रहे हैं देखने। संतोष, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो संतोष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। ये तैयारियां देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री क्योंकि काशी आ रहे हैं और उनके स्वागत में तमाम जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा रहा है। तमाम प्रस्तुति दी जाएगी, अलग अलग तरीके के नृत्य और जो लोक गायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कर्तव्य दिखाते कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो आज स्वागत करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री का। तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं और आज वो काशी जाएंगे। तो वहीं सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। वाराणसी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक है। जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्थाएं सभी विकास कार्यों को पूरा कराएं, सीएम ने कहा। और सीएम ने यह भी कहा कि पीएम के विजन के अनुसार समस्त विकास और निर्माण कार्य हो रहे हैं। काशी पर देश दुनिया की नजर है। तो सीएम योगी ने कहा कि काशी पर देश दुनिया की नजर है, कानून व्यवस्था को जबरदस्त रखा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के विजन के अनुसार समस्त विकास और निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो सीएम योगी ने काशी में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार काशी में विकास होगा। काशी पर देश दुनिया की नजर है क्योंकि काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद से ही काशी की जनता में एक अलग ही ऊर्जा है, एक अलग ही जोश है काशी को लेकर। और अब विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की सीएम योगी ने, जहां अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य के लक्ष्य को पूरा करने की बात की गई है और प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण को लेकर भी इस अभियान की शुरुआत जो कल की गई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी और कमेटी बनाने की बात की गई है। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विद्यालयों को भी देखें। नमामि गंगे परियोजना के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मिशन शक्ति कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। सीएम योगी के क्या क्या वो बड़ी बातें थी वो हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेजी से पूरा किया जाए और जो विजन प्रधानमंत्री का है उसी विजन के हिसाब से काशी का विकास होगा। काशी में सुशासन, सुरक्षा, सुव्यवस्था ये होनी चाहिए। जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्थाएं समय तय करेंगी। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद पर्यटकों में खुशी है और वैक्सीनेशन को लेकर कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो 15 से 17 आयु वर्ग के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द हो। तो ये वो बड़ी बातें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो उन्होंने मीटिंग में की, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को। तो वही एसडीएम की पिटाई से तहसील कर्मचारी की मौत हो गई है। आरोपी एसडीएम पर हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज है। मृतक सुनील शर्मा के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। लालगंज कोतवाली में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम यादव पर एफआईआर, हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में
एसडीएम पर केस दर्ज किया गया है। इलाज के दौरान अस्पताल में सुनील शर्मा की मौत हुई। 30 मार्च को नशे में पिटाई करने का सुनील ने आरोप लगाया था। प्रतापगढ़ में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव की पिटाई से तहसील कर्मचारी की मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासनिक अफसरों के दबाव में 2 घंटे तक 6 डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास किया, जिसका मीडिया कर्मियों को वीडियो बनाने से एसडीएम सदर ने रोका तो नोकझोंक हो गई। मौत के बाद कर्मचारी ने मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के बाहर जमकर हंगामा किया। एसडीएम लालगंज पर हत्या का आरोप लगाते हुए फांसी की मांग कर रहे हैं। 30 मार्च की रात 9 बजे एसडीएम लालगंज द्वारा पिटाई की गई है। शराब के नशे में पिटाई का मृतक ने आरोप लगाते हुए मृतक ने पुलिस को तहरीर दी थी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में पीठ पर तमाम चोट के निशान हैं और बयान जारी कर न्याय की गुहार लगाई गई है। हालत गंभीर होने पर 2 दिन से लालगंज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था। हालत गंभीर होने के बावजूद भी नहीं किया गया था उच्च सेंटर रेफर। इसमें 30 तारीख को घटना हुई थी, मारपीट की, ऐसा बताया गया। और 31 तारीख को शाम को श्री सुनील शर्मा जी मेरे पास आए थे। उनका कहना था कि साहब हमारे साथ मारपीट किया है, मेरा मेडिकल करा दिया जाए। तो तुरंत उसमें आदेश कर दिया मेडिकल कराने के लिए। उसका मेडिकल कराने भेजा गया और उसमें तुरंत जिलाधिकारी महोदय द्वारा जाँच संस्थित की गई, जिसमें सीआरओ साहब को जाँच अधिकारी। कल इनकी तबीयत दोपहर बाद खराब हुई तो उनको लालगंज सीएचसी में वहाँ पर एडमिट कराया गया और रात भर वहाँ इलाज चला। और सुबह दोपहर के बाद वहाँ से इनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और यहाँ पर तबीयत खराब होने पर आज अभी डॉक्टर्स ने इनको बेड घोषित कर दिया। इसमें 30 ये एसडीएम लालगंज ने हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई और प्रशासन 2 दिन 3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से, अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि इस एसडीएम की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, एसडीएम ने किस तरीके से पिटाई की कि मौत ही हो गई आखिरकार? हालांकि वजह क्या थी, एक बार विस्तार से दर्शकों को बताएं और अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दें ये लालगंज तहसील का मामला है, जिसमें नायब नाजिर पद पर तैनात सुनील शर्मा थे, जिनको किसी बात को लेकर के बहस हुई थी तहसील के अंदर एसडीएम जो थे वहां पर ज्ञानेंद्र विक्रम यादव से। निश्चित तौर पर उसके बाद बहस के बाद जो आरोप है उनके अनुसार शाम 30 तारीख के शाम 9 बजे ज्ञानेंद्र विक्रम यादव जो है वो सुनील शर्मा के घर जाते हैं। वहां पर उनके साथ मारपीट करते उनके साथ एक होमगार्ड भी थे जो भी मारपीट करते। निश्चित तौर पर अगली सुबह जो है सुनील शर्मा है जो पुलिस से संपर्क करते हैं। हालांकि उनकी जो एफआईआर थी, एप्लीकेशन थी, वो रिसीव नहीं की आती, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो परेशान थे। 30 तारीख के बाद तबीयत कुछ बिगड़ी रही, लेकिन अचानक से फिर ज्यादा तबीयत बिगड़ती है। उनको पहले सीएससी ले जाया जाता है। सीएससी में जब हालत बिगड़ी हुई थी तो उसके बाद जब नहीं सुधर रही थी उसके बाद ट्रामा सेंटर ले जाया गया। निश्चित तौर पर वहां इलाज के दौरान उनकी देर रात मौत हो जाती है, जिसके बाद एक बवाल, एक बखेड़ा तैयार खड़ा हो जाता है, जिसमें तमाम जो कर्मचारी संगठन थे वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो एसडीएम लालगंज है उनकी पिटाई से सुनील शर्मा की मौत हुई। मामला बढ़ता देखकर तमाम आला अधिकारी चाहे एसपी हो चाहे डीएम मौके पर पहुंचते हैं और जो कर्मचारी हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कर्मचारी थे मानने तैयार नहीं थे, जिसके बाद मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश तुरंत दिया जाता है और साथ ही साथ जो एसडीएम है उनको वहां के पद से हटाया जाता है। निश्चित तौर पर जो सुनील शर्मा है उनकी मौत हुई, उनके परिजनों का आरोप है कि एसडीएम जो थे लालगंज उनकी पिटाई के कारण ही जो सुनील शर्मा की मौत हुई। लेकिन इन सब चीजों के बीच में
एक भी समझनी होगी। जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं इतने बौखला जाते हैं, उनके सामने कोई बात रखी जाती है तो ऐसा वो समझदार होते हैं। प्रोसेस एक होता है नौकरी पाने का जिसमें तमाम तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन सबके बावजूद भी अगर इस तरह की हरकतें करें तो कितना निंदनीय हो सकता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के तो जो डीएम है लगातार सख्त हैं, एफआईआर के लिए बोला गया, एफआईआर हो रही है। निश्चित तौर पर जो वहां के कर्मचारी वो सीधे तौर पर 302 में एफआईआर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन जांच भी होना चाहिए आवश्यक है कि वाकई में आज एसडीएम के पिटाई से ही मौत हुई है, क्या कारण था पिटाई का। इन तमाम चीजों पहलुओं पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मौत का जो अंतर था 30 तारीख का मामला था और 2 तारीख को मौत होती है, तो निश्चित तौर पर ड्यूरेशन में उनके साथ क्या हुआ। हालांकि अगर बात करें जो लालगंज एसडीएम है ज्ञानेंद्र विक्रम यादव, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो जब सुनील शर्मा एडमिट होते हैं तो उनको पंपिंग करते दिखाई दे रहे हैं, उनका जो सीना है दबाते हुए दिखाई दे। तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि जो सीएससी के अधिकारी थे, मेडिकल से जुड़े अधिकारी थे, वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर जो एसडीएम साहब थे वो वहां करने क्या गए थे, किस लिए सीना दबा रहे थे। तमाम पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी, मनु सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। मनु सिंह, प्रतापगढ़ में माहौल थोड़ा खराब है क्योंकि एसडीएम ने इस तरीके से पिटाई कर दी कि सुनील जिस तरीके से हालत हुई उनकी, और फिर अब मौत का मामला। फिलहाल वहां पर परिजन क्या कह रहे हैं मृतक के, और आगे क्या कार्रवाई हो रही है वहां पर? हालांकि बता दें, जिस तरह से 2 दिन पहले का मामला है, जिस तरह से कर्मचारी की जो मौत हुई है, उन्होंने आरोप लगाया था, प्रशासन की भी लापरवाही आई थी। वहीं जहां डीएम ने आदेश किया था मेडिकल के, मेडिकल होने के बाद तो कर्मचारी घर चला जाता है, तो वहीं कल हालत गंभीर होती है तो लालगंज सीएचसी में भर्ती कराया जाता है। तो वहां से ज्यादा हालत गंभीर होने पर प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, जहां कल इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जहां मेडिकल कॉलेज में जो प्रबंधक हैं उन्होंने वीडियो बनाने से भी मना किया, तो वहाँ एसडीएम जो थे पुलिस प्रशासन से भी नोकझोंक हुई थी। उसके बाद जब वहाँ पे कर्मचारी संघ के पहुंचे तो वहाँ अधिवक्ता पहुंचे, काफी देर तक गाली गलौज हंगामा हुआ। उसके बाद वहां पर वीडियो बनाया गया। तो वहीं डॉक्टर ने 2 घंटे तक मृतक घोषित नहीं किया, जहां 2 घंटे पहले मौत हो जाती है डॉक्टर मृतक घोषित नहीं करते हैं। वहीं पर जिस तरह से मृतक घोषित करने के बाद मृतक घोषित करते हैं, जब हंगामा होता है तो मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं, प्रतापगढ़ डीएम पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, एडीएम पहुंचते हैं। तो वहीं जहां एसपी के आदेश पर एसडीएम के ऊपर 302 विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है हत्या का। तो वहीं पर जिस तरह से परिजन ने एसडीएम को गिरफ्तारी और निष्कासित करने की मांग करते हैं। लेकिन मन्नू, परिजन हालांकि गुस्से में है, परिजन आक्रोश में तो है ही। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। हालांकि जो वीडियो पहले वायरल हुआ था मृत्यु के पहले, उस वीडियो में क्या कहा गया था? हालांकि बता दें, जो ये मामला था, पूरा मामला जो है 30 मार्च का है और पिटाई का आरोप लगाया था। रात 9 बजे का बता रहा था, पीड़ित था सुनील मौर्य थे जो कि पीड़ित था, आरोप लगाया पिटाई का। जहां उसका सुनील का भी वीडियो वायरल होता तो नशे में धुत बताया जा रहा था। हालांकि जब वो तारील लेकर कोतवाली न जाके लालगंज एसडीएम प्रतापगढ़ के पास आता है, एडीएम प्रतापगढ़ के पास आता है, न्याय की गुहार लगाता है, तो वहीं एडीएम ने जांच का आदेश देते हैं। तो वहीं एडीएम ने फिर मेडिकल करवाते हैं, जहां 3 टीम गठित की जाती है सीआरओ की, जहां जांच के लिए। वहीं जब जांच चालू रहती है तो जांच कागज पे चालू रहता है, तो वहीं पर 2 दिन बाद फिर हालत गंभीर हो जाती है। वहीं जब हालत गंभीर होती है सीएचसी से भर्ती कराया जाता है, जब वहाँ ज्यादा गंभीर होती है मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती किया जाता है। रही बात कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन संदिग्ध घेरे में आता है कि अगर उस टाइम अगर कार्रवाई की होती और महिला मेडिकल का मतलब उनका इलाज किया गया होता तो आज ये दिन ना आता। बिल्कुल। हालांकि एक सवाल ये भी है कि देखिए, अधिकार सबके लिए तय है कि किसको क्या अधिकार है, लेकिन डॉक्टर की तरफ से क्या कोई मेडिकल बुलेटिन ऐसा जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि वो पहले से ही अनफिट थे या फिर वाकई में मारपीट से ही मौत हुई है? हालांकि बात की जाए तो कि उसके शरीर पे इतने घाव के निशान थे, डंडे से और लात भूसों से पिटाई का आरोप लगाया था, तो उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वही न्यूज ऑन इंडिया पे भी खबर भी चली थी, 2 दिन पहले की बात है। उसका साथ साथ पेट पे और पूरे शरीर पे घाव के निशान थे। तो वहीं उस घाव के निशान के दौरान जब इलाज चलता है तो घर चला जाता है। इलाज के बाद कल ज्यादा तबीयत खराब होती है, तब उसको भर्ती कराया जाता है। रही बात इस तरह से कल जब मौत हो जाती है, जहां प्रतापगढ़ डीएम
3 पैनल डॉक्टर के गठित करते हैं। रात 2 बजे के करीब, 2 से 3 बजे के करीब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। हालांकि अभी तक ये निश्चित नहीं किया, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में निश्चित नहीं किया कि अभी किस तरह से मौत हुई है। वहीं कुछ बात की जाए तो पुलिस प्रशासन और प्रतापगढ़ आला अधिकारी ने आज अंतिम संस्कार के लिए उसके डेड बॉडी को रवाना कर दिया। तो वहीं परिजनों को मान मनौगल के बाद जहां परिजन ने गिरफ्तारी और सस्पेंशन की मांग की है, तो वहीं मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठीक है अश्विनी, एक तरह से अगर हम देखें तो हर किसी को अपने अपने अधिकार पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं जब ऐसी घटनाएं जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ ज़्यादा ही कर दिया जाता है, ओवर कर दिया जाता है, और फिर इस तरीके की फिर घटनाएं सामने आती है जहां इंसान की जान चली जाती है, तो विश्वसनीयता एक तरह से कम हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जो तमाम अधिकारी हैं उनको हिदायत देते हैं, चाहे पहला जो कार्यकाल रहा हो या दूसरा कार्यकाल हो, कि चाहे वो कर्मचारी हो, साथ काम करने वाले या कोई पीड़ित हो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, बातचीत अच्छी करें, अगर कोई शिकायत लेकर आ रहे हैं तो उसकी सुनवाई करें। लेकिन इन सबके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो अपने को मठाधीश समझते हैं, ना तो कर्मचारियों को अपने साथ जो सहयोगी होते हैं उनकी सुनना चाहते हैं, और ना ही जो पीड़ित होते हैं उनकी सुनना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उसी का नतीजा है जो भी बहस हुई अभी, हालांकि जांच का विषय है कि किन कारणों के साथ कारण ये पूरा वाकया हुआ। जांच के बाद ही पता चल पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या बात रही कि दोनों में इतना विवाद हुआ कि इतना ज्यादा पिटाई एसडीएम ने कर दी और उनकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर मौत भी पिटाई से हुई या कोई और कारण रहा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हुआ। लेकिन सबके बीच ये सबसे बड़ा कि आईएएस पीसीएस जो बनते हैं उनकी मॉनिटरिंग स्क्रीनिंग इतनी तगड़ी होती है उनको कि उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के वो आईएएस पीसीएस बन पाते हैं। लेकिन सबके बावजूद अगर मोटिवेशनल उनको, ठीक है अश्विनी, थोड़ी देर पहले आप जो जिक्र कर रहे थे और फिर थोड़ी देर पहले ही मनु सिंह भी कह रहे थे कि जो आरोपी एसडीएम है वो कैसे पंप कर रहे हैं पीठ पर, और देखिए पीछे के गेट से जाकर वो पंप करते नजर आ रहे हैं। वो वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ये एसडीएम जिन्होंने पीटा था बुरे तरीके से तहसील कर्मचारी को, वो पीठ दबाते नजर आ रहे हैं। ये आरोपी एसडीएम है और आरोपी एसडीएम का ये वीडियो आप देखिए कि आखिर कैसे ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और ये पूरी घबराहट और पूरा डर इनके चेहरे पर नजर आ रहा है, जहां ये उनकी पीठ को पंप करते नजर आ रहे हैं जब ये धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो दम तोड़ रहे हैं। तो वही कानपुर से कोलकाता के लिए अब सीधी होगी उड़ानें। कानपुर से कोलकाता की रोजाना फ्लाइट शुरू होगी। 21 अप्रैल से यात्री कोलकाता के लिए सीधी उड़ान भरेंगे। 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक का शेड्यूल जारी किया गया है। तो कानपुर से कोलकाता की फ्लाइट सीधी उड़ान